क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान आया है कि भाई हम आपका निदान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, आप शांति से बैठिए? कहीं किसी बड़े नेता का बयान है? अमित शाह जो बोल रहे हैं, वो वहाँ चुनाव है वेस्ट बंगाल में, यूपी में भी चुनाव नहीं है। वहाँ वहाँ जो भत्ता दिया जा रहा है, वो सिर्फ चुनाव तक सीमित है, बाद में वो जुमला साबित हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोगों को आपने मंत्री बनाया है, जिनको 2 पैसे की अकल नहीं है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी का सीधा सा एक फंडा है, लोग अगर आंदोलन करने उतरे तो उनको इतना थका दो कि वो खुद ही टूट जाएं और अपने घर वापस चले जाएं। हमने देखा कि किसान आंदोलन में जिस तरह से खालिस्तानी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। अब यहाँ पर नोएडा में अभी एक आंदोलन हुआ श्रमिकों का, और हिंसक आंदोलन हुआ, तो उसको जो है पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है। अब जब पाकिस्तान से जोड़ा गया है और जिस तरह से लाठियां चल रही हैं, तो क्या यहां पर भी वही फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इतना थका दो कि ये अपने आप ही चले जाए। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, ये सरकार किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाने में नाकाम होती है तो पाकिस्तान को घुसा लाती है। हमने देखा कि किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां पर वो हैंडल नहीं हो पा रहा था तो कह दिया खालिस्तानी है ये, इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है या फिर कनाडा से कनेक्शन है। अब यहां पर श्रमिक आंदोलन हुआ नोएडा के अंदर, अपनी मांगे, जायज मांगे, मैं तो कहूंगा 8, 10, 12 हजार रुपए में क्या ही होता है। और जिस तरह से सिलेंडर की महंगाई है या फिर तमाम और जो बेसिक चीजों पर महंगाई बढ़ गई है, उसमें तो आम आदमी भी जिंदा नहीं रह सकता है। उसमें अगर वो अपनी जायज मांगे उठा रहे हैं तो उनको पाकिस्तान से कनेक्शन वाला बोल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को तो हाईजैक कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा। भाई, आपकी नाकामी नहीं थी क्या? 3 से 4 दिनों तक अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, कोई मंत्री, कोई नेता अगर उनसे बात करने चला जाता, कोई बड़ा अधिकारी उनसे जो है बात कर लेता, बड़े बड़े जो अपने ऑफिस दफ्तर खोले बैठे उन मालिकों से, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ले आओ सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों और चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि चुप रहो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर बोलना भी है तो उल्टा सीधा अल बल बोलो। आप ये देखिए कि इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना वो कर रहे हैं, ना किसी प्रशासन के कान पे जू रेंग रही है, ना कोई नेता, ना कोई प्रतिनिधि वहां पे आ रहा है उनकी सुध लेने। और जैसे ही वो सड़कों पे उतरते हैं, पुलिस जो है लाठी भांजने का काम करती, पुलिस आ जाती। आज आपको पता है कि पीएसी की, आरपीएफ की 15 कंपनियां भेजी गई हैं, 26 अफसर, एडिशनल एसपी और डीएसपी भेजे गए हैं। ये किस लिए भेजे गए हैं? कि लाठी भांजो और सबको घर भेज दो। मतलब इनके इनकी हमें बात नहीं करनी। क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान आया है कि भाई हम आपका निदान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, आप शांति से बैठिए? कहीं किसी बड़े नेता का बयान है? चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी जांच कर लेगी। आप देखिए कि किसान जो है सालों साल या लगभग 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, दिल्ली को घेरे रहे, और अंत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई है। अरे भाई, अगर आप 13 महीने के बाद तपस्या याद आ रही है आपको, तो आप हफ्ते में ही याद आ जाती तपस्या आपको, तभी ठीक रहता। इतना नुकसान लोगों का भी नहीं होता, दिल्ली का भी नहीं होता, आम जनता का भी नहीं होता। तो यही प्रक्रिया अभी चल रही है कि सरकार आगे आके कुछ बोलने को राजी नहीं है। और कैसे बोले? आज आप तो पूंजीवादियों की और जो है व्यापारियों की सरकार बता के उनके हितों में काम कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़े ही करेंगे। आपने तो चुपके चुपके कानून पास कर दिए हैं, उसमें उनपे मजदूरों को और श्रमिकों को रगड़ने के कानून आपने बनवाए हैं पूंजीपतियों के साथ मिलके। तो कैसे सामना आप करेंगे श्रमिकों का? अच्छा सर, मुझे अरे ये जो श्रमिक मंत्री को जी हैं, जो मंत्री जी हैं अनिल राजभरी, श्रमिक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले तो इनको ही जाना चाहिए था बातचीत करने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं नोएडा हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन है और इसकी हम जांच करवा रहे हैं। और यही मंत्री जी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी सरकार, युवाओं को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं हम 3 हजार रुपए देंगे,
वहां बंगाल के जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के बनना चाहते हैं, तो मंत्री जी कह रहे हैं हम उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं वो अपना हक मांगेंगे तो ये कह देंगे कि पाकिस्तानी है। मतलब क्या ही ये मंत्री बने हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसी को कोई मतलब नहीं। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे अमित शाह जो बोल रहे हैं वो वहां चुनाव है वेस्ट बंगाल में, यूपी में भी चुनाव नहीं है। वहां वहां जो भत्ता दिया जा रहा है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित है, बाद में वो जुमला साबित हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि पिछले दिनों हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा के श्रमिकों की 35% तनख्वाह बढ़ा दी गई है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो हरियाणा का कोई भी पार्ट हो। और सेम थिंग उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अब बीच में दिल्ली फंसी हुई है, तो वो बढ़ा नहीं रहे हैं। वो 10% भी बढ़ाने को राजी नहीं है। एक किसी मजदूर को या श्रमिक को 12,000 13,000 रुपया अगर मिलता है और 7-7,500 का वो कमरा ले लेता है, तो जो बचा उसके पास वो उसका खाना खाए, इलाज करवाए, बच्चों को पढ़वाए, कपड़ा बनाए, पेट्रोल खरीदे, क्या क्या करे वो उस पैसे का। तो क्या ये दिखाई नहीं देता है सरकार? और आप देखिए दुर्भाग्य, मंत्री जी जो बने हुए हैं श्रमिक मंत्री, बहुत ही जानकार मंत्री है, तभी तो आप ये देखिए कितनी तेजी से उनका नेटवर्क काम कर रहा है। कि कल सड़कों पे बवाल हुआ और तुरंत खबर उनको आ गई कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उनका नेटवर्क देखिए आप। ये अमित शाह जी का, मोदी जी का नेटवर्क फेल हो जा रहा है, उनको जानकारी नहीं लग रही है। दिल्ली में आके बम फोड़ देते हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनको पता नहीं लग पाता है। हमारे मंत्री जी कितने, इनको तो तत्काल मुझे लगता है कि देश का गृह मंत्री बना देना चाहिए और तमाम सुरक्षा इनके हाथ में देना चाहिए, जितना इनका बढ़िया नेटवर्क है। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोगों को आपने मंत्री बनाया है जिनको दो पैसे की अकल नहीं है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस ये कह के आप क्या जताना चाहते हैं? क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्या इससे समस्या का निदान हो जाएगा? अगर आपने कल इस तरह का बयान दिया तो उसका रिजल्ट आपने आज देखा। अभी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है इन लोगों की। अभी तो घरों में काम करने वाली मेड भी आ गई है, क्योंकि जो श्रमिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो महिलाएं फैक्ट्री में काम कर रही हैं, उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं, उस श्रमिक की पत्नी तो मेड का काम करती है ना घरों में, तो वो भी उतर आई है सड़कों पे। तो ये कैसे होगा? परेशानी किसको होगी? परेशानी होगी आम परिवारों को, आम जनता को। किसी के घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका खाना अगर वो बनाती है और वो बनाना भी चाहेगी तो बाकी लोग उसको जाने नहीं देंगे। तो दिक्कत तो उनकी बुजुर्गों की बढ़ गई ना, रिटायरमेंट के लोगों की बढ़ गई या उस परिवार की बढ़ गई जो मेड पे डिपेंड है। आप ये देखिए नुकसान तो इसमें उन व्यापारियों का भी होगा जो अच्छे व्यापारी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नुकसान तो उनका भी होगा। और व्यापारी का ही, मैं ये नहीं कह रहा कि व्यापारी सब चोर हैं, टैक्स चोरी करते हैं, ये करते हैं और वो व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशानी में है भाई। आयात नहीं हो रहा है, निर्यात नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी खबर आ गई है कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा वेस्ट बंगाल का, 15 से 18 रुपए पेट्रोल पे बढ़ेगा और 35 से 36 रुपए डीजल पे तत्काल बढ़ेगा। तो क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो बाकी जगह महंगाई बढ़ रही है और आप श्रमिकों का पैसा ही नहीं बढ़ा रहे हैं। आप 8 घंटे से 12 घंटे कर दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाह आप नहीं बढ़ा रहे, तो कैसे चलेगा? तो ये तो होगा भाई फिर, अगर आप कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई नीति नहीं बनाएंगे, आप फर्जी आंकड़े दे देंगे, तो फर्जी आंकड़ों पे बहुत देर तक आप चलेंगे नहीं। आप जुमलों पे बहुत देर तक चलेंगे नहीं। आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा। आप कितने भी सपने दिखाइए, आप मंदिर के सपने दिखाइए, मस्जिद के सपने दिखाइए, धार्मिक पाखंडवाद बताइए, लेकिन जब खाने कमाने की, बच्चों की पढ़ाई की और बीमारी की बात आएगी, तब तो आपको धरातल पे उतरना ही पड़ेगा। आप निजी स्कूलों को चलाते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। आप निजी हॉस्पिटल को बढ़ाओ। इसी नोएडा में योगी जी अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने उद्घाटन करके गए अस्पताल का। 130 बेड का अस्पताल है कपिल देव का, प्राइवेट लग्जरी हॉस्पिटल है। ये मजदूर कहाँ जाए इलाज कराने? अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल एक बना था निजी, राष्ट्रपति और योगी जी दोनों आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। अरे आप निजी हॉस्पिटलों का उद्घाटन करते फिर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? आप निजी संस्थान, शिक्षा संस्थान खोल रहे हैं, सरकारी संस्थान कहाँ है? ये जवाब जनता मांग रही है। अच्छा, इनके एक चीज और। श्रमिकों के, गरीबों के, किसानों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जी। मैं पिछले 24 से 48 घंटे का जो योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल है उसे देख रहा था।
कहीं पर भी, क्योंकि ये जो पूरा हंगामा हुआ है, ये अचानक तो बम विस्फोट हुआ नहीं, ये जो मजदूर है ये अचानक से उग्र तो हो नहीं गए, वहां पर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। और बड़ी गजब की बात है कि नोएडा, जो कि मीडिया का हब कहा जाता है, वहां से कोई भी पत्रकार, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सावरकर पर पूरी किताब लिख सकते हैं, कोई नहीं गया वहां पर जो है उनसे बात करने। चलिए ठीक है, वो नहीं गए, सरकार को तो जाना चाहिए था, वहां की डीएम जो मेधा रूपम है उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं गई। खैर, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पिछले 48 घंटे से क्या कर रहे हैं? या तो बंगाल में वो यात्रा कर रहे हैं, वहां के ट्वीट्स कर रहे हैं, वहां किसी खास की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, या फिर वो सहारनपुर पहुंच गए। वो सहारनपुर तक गए और प्रधानमंत्री आ रहे हैं सहारनपुर, उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों का कोई स्वागत क्यों नहीं कर रहा भाई? कि आइए, आपकी समस्या क्या है, हम सुनेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बात है, वहां तैयारी करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी हैं। आपकी समस्या हम सुनेंगे, क्योंकि आपके हम मुख्यमंत्री हैं, आपके कर्तव्यधर्ता हम हैं। ये तो नहीं कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। वहां प्रधानमंत्री आए, दूरबीन से देख रहे थे, मैं तो देख रहा था, ऑल वेदर रोड बनी है बड़ी झकास सी, वो उसे देख रहे थे। उस दूरबीन से वो मजदूर नजर नहीं आए जो परेशान हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे, कल योगी जी सहारनपुर आए या मुजफ्फरनगर में भी कल वो थे, वो काफी देर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, नोएडा के आसपास ही थे। हम्म, वो चाहते तो जा भी सकते थे, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नीचे के आपके विधायक, मंत्री, सांसद जो है वो अपने लेवल पे इस चीज को हल कर लेते हैं। हम्म, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है नोएडा, आर्थिक राजधानी कहा जाता है इसको, दिल्ली के पास पास उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, मुझे तो ये लगता है, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है। लेकिन वो उन्होंने, इनको, इनकी आदत क्या हो गई है कि आप उन्हीं के हाल पे छोड़ दीजिए। जैसे कोरोना कहा ना कि भाई कोरोना में जैसे छोड़ दिया था, ऐसे उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप निपट लेंगे। अब आप जिस हाईवे की बात कर रहे हैं, दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे बनाया गया है, और वो सौगात बता रहे हैं जनता को दी है, मेरा सवाल ये है, उस पर जनता कैसे चढ़ेगी? उस पर तो आपने इतना मोटा टोल टैक्स रख दिया है। अडानी जी के पास ठेका है, 25 साल तक अडानी जी को कोई टोल टैक्स नहीं देना, जितने उनके व्हीकल जाएंगे अडानी जी के सारे टोल टैक्स रहेंगे। अडानी जी का वो है, दिल्ली से माल देहरादून जाएगा अडानी जी का, दिल्ली से देहरादून से फल और खनन का सामान आएगा अडानी जी का। वो तो अडानी जी के लिए बना है, दोनों तरफ से बंद कर दिया है। उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता। तो जनता के लिए कहाँ है वो? उस पर 2,500 का टोल लगेगा, तो आम आदमी कैसे जाएगा उसके ऊपर? आम आदमी तो उन्हीं पुराने रास्तों से जाएगा। तो आप सौगात कह रहे हैं कि आप जनता को दे रहे हैं, और पर्दे के पीछे से तो पूरी सौगात आप अडानी को बांट दे रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं, और इन श्रमिकों का कहीं भला होता दिख रहा है क्या? आप ये बताइए, जो पहले हाईवे बनते थे, अगर हम जिक्र करें दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे जो बना हुआ है पुराना, उसके दोनों तरफ दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सबको रोजगार मिला हुआ है। रास्ते में जितने शहर आते हैं उनकी दुकानें हैं। मुरथल में इंटरनेशनल लेवल के ढाबे चलते हैं, दिल्ली तक के लोग वहां खाना खाने जाते हैं। एक बड़ा रोजगार वहां लोगों को मिला हुआ है। देहरादून से लेके और दिल्ली तक कौन सा रोजगार मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो भी तो बताना चाहिए। आपने बंद कर दिया, और निजी जो अडानी जी के चेले चपाटों की कंपनियां हैं, उनको ही वहां पे ठेका मिलेगा, रेस्टोरेंट चलाने का, पेट्रोल पंप बनाने का, और यहाँ तक कि जिसको हम साधारण भाषा में कहें, का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। वहां ऐसा बाथरूम बनेगा, आप खाएंगे तो पैसा दीजिए, तो पैसा दीजिए, तो आपको दोनों सूरत में पैसा देना है। बाकी हाईवे पे तो नहीं है, मुरथल आप जाएंगे, ढाबे में खाना खाइए और फ्री में टॉयलेट यूज करिए, और ड्राइवर तो खाना भी फ्री में खाइए। तो क्या ऐसा नए हाईवे पे हो? तो ये हाईवे किसके लिए बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, ये तो हाईवे की सच्चाई है। बाकी अगर आप फिर नोएडा पे आते हैं, तो नोएडा में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। अगर सरकार ने बहुत जल्दी ध्यान नहीं दिया, हम तो खुद कहते हैं सरकार से कि देखिए, तमाम मीडिया के दफ्तर वहां हैं, और कल मीडिया के दफ्तर में भी घुसे, कई जगह कई मीडिया के दफ्तर को भी श्रमिकों ने घेरा। हम्म, लेकिन जो मालिकान है, जो सीनियर पदाधिकारी है, अधिकारी है, वो टेबलों के नीचे छुप गए, और उन्होंने अपने पत्रकारों को, रिपोर्टरों को, एंकरों को बाहर भेज दिया उनका बात करने के लिए। वो क्या बात करेंगे? तो उनको, और दूसरा क्या है कि कई लोग व्यापारी भी झड़प कर रहे हैं, पुलिस भी पत्रकारों के साथ झड़प कर रही है। अगर कोई पत्रकार वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उसी को पीट दे रही है।
ये तो है। तो क्या किसी समस्या का हल इस प्रकार से किया जाता है? मुझे तो नहीं लगता। जी। हम्म। अच्छा, श्रमिकों ने इतना उत्पात मचाया, बावजूद इसके आपको लग रहा है कि सरकार अभी भी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ रही है, या फिर वो वही बात है कि खिचड़ी पकाते रहो, बीरबल की खिचड़ी है, वो पक रही है, एक टाइम आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात भी की है, कि थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो क्या करेंगे? वो नायक पिक्चर में था ना, कि थोड़ी देर चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। तो वो वाला परिस्थिति हर बार ला दी जाती है। हिमांशु, देखिए ये बात तो सच है कि कितने दिन तक करेंगे। आज सरकार की नीयत जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से सरकार का बिहेवियर है, वो सीधा जताता है कि सरकार समाधान पे कम और चीजों को दबाने पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और ये श्रमिक, ये लेबर के लोग, ये मजदूर लोग लंबा नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई संसाधन नहीं है। आपने किसानों को देखा था, वो तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना खाने पीने का सामान ले आए थे। उन्होंने तो गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों मौसम झेल लिए थे। ये तो एक भी मौसम नहीं झेल पाएंगे। इनके पास खाने को है कहाँ? ये तो 3 दिन में चाय बोल जाएंगे और गांव भागना पड़ेगा इनको तो। भाई, इनको तो कमरे का किराया कहाँ से देंगे, दवाई कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से? और अभी तो मैंने बताया ना आपको, आप खाली इस महीने के एंड तक रुक जाइए, आप देखिए ना। भाई, जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, डीजल के रेट बढ़ेंगे, तो बाकी महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसका सामना ये कैसे करेंगे? तो इनको तो वापस भागना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार भी इनको थकाएगी, और समाधान हो नहीं हो बात की बात है, इनको इतना थका देगी कि ये खुद ही भाग जाएंगे, भाग खड़े होंगे। और सरकार भी ये मान के बैठी हुई है कि इनको इतना थका दो ताकि खुद ही भाग जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि ये अपने आप में मजदूरों की बात है, उन मजदूरों की बात है, उन श्रमिकों की बात है जो इस देश के डेवलपमेंट में बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत छोटी मिलती है। काम उनसे 12-12, 13-13 घंटे करवाए जाते हैं, लेकिन जब वो हक मांगने आते हैं तो पुलिस भी उनको लाठी मारती है। जो पैसे वाले मालिकान बैठे हैं वो भी दबाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से सरकार का बिहेवियर है, मंत्री जी जिस तरह से पाकिस्तान कनेक्शन खोजने में लगे हैं, नियत तो वहां पर भी साफ नजर आती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।